एक स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है, तो इनमें से एक ही गलत है, इसका ख्याल रखें। क्योंकि जब उसने वर्ड वन यूज़ कर दिया है तो उसका काफ़ी गहरा मतलब है, क्योंकि यहाँ उसका मतलब ये है कि इनमें से कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जिनके मीनिंग ही ना क्लियर हो आपको, और जहाँ पे थोड़ा इंटरप्रिटेशन का डाउट हो। यहाँ है स्टेटमेंट्स जहाँ इंटरप्रिटेशन का डाउट होगा, तो ऐसे केस में हमें सिर्फ वही स्टेटमेंट पिक करनी है जो शर्तिया गलत है, क्लियर कट गलत है ऑन द फेस ऑफ इट। ये बात का थोड़ा यहाँ पे ख्याल रखें। तो चलिए इनको स्टडी करते हैं, और इस क्वेश्चन में मैंने यही देखा है कि इसके मीनिंग बड़े निकल जाते हैं। तो पहले वाला देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। अब इसके दो मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये निकलता है कि अगर आपका एक लेटर से एटम है, उसमें से आप एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फॉर ईच सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एक करके निकाल रहे हैं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली वो बढ़ती हैं। तो इस एंगल से इसका मतलब देखा जाए तो ये बात सही बैठती है। अब इसका दूसरा मतलब भी हो सकता है, सही उस तरह भी है, दूसरा मतलब है उससे भी सही है, वही बात निकलती है। लेकिन उसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब क्या है कि वो उसका उसका मतलब निकलेगा फॉर ईच सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, आप एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जा रहे हैं, तो आप इधर से लेफ़्ट टू राइट आप चलते जा रहे हैं पीरियड में, तो आपका जो एटम है उसका साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो उस केस में भी आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। तो इसके इंटरप्रिटेशन चाहे हम कैसा भी ले लें, दोनों केस में जो आंसर है वो यही आ रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है, तो ये बात यहाँ पे सही बैठती है। अब सेकंड वाला देखें, तो ये ट्रू होगी भाई। द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके भी दो मतलब निकलते हैं। एक तो ये है कि आपका नोबल गैस दिया हुआ है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, या वो ऑलरेडी नोबल गैस है। नोबल गैस का मतलब सीधे सीधे या तो वो नियॉन है, वैसी स्टेबल है, या आपका जो सोडियम है उसमें से एक निकाल दिया तो वो नियॉन वाली बनी हुई है। तो ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपीरियंस्ड ऑन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कोर, यानी कि अब ये तो बात सही है कि अगर ये नियॉन है या सोडियम प्लस है, उसमें से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होने वाला है क्योंकि वो पहले ही स्टेबल है। लेकिन ये जो उसने यहाँ पे ये चीज़ लगा दी है ना इंक्रीज़ वाली, ये डाउट डाल रही है अब हमें, क्या हम इसको समझ नहीं पा रहे। भाई हम ये तो कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, अब ग्रेटेस्ट इंक्रीज़ का मतलब क्या हुआ, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन, इन कंपैरिजन टू द नेक्स्ट वन जो मिल रहा है उसमें से। जैसे ये सोडियम में से एक निकाल दिया तो क्या उसकी बात कर रहा है। अब यहाँ पे इस कन्फ्यूजन के बावजूद हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये स्टेटमेंट टोटली गलत है या टोटली सही है। तो हम इसको ये इस एंगल से मान के कह सकते हैं कि ये सही है कि एक नोबल गैस में से निकालना मुश्किल होता है, तो ये उस एंगल, उस इंटरप्रिटेशन पे ये स्टेटमेंट भी सही बैठती है। मैं ये आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा भी होगा ना, तब भी आपको यही डाउट रहे होंगे कि इनका मतलब क्या है। आपने सही देखा कि इसके मतलब कई निकलते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ये दे रखा है इसलिए हमें टोटली ऑन द फेस ऑफ इट जो टोटली गलत है वही स्टेटमेंट ढूंढनी है इसमें से। चलिए, एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब मतलब ढूंढने वाला तो इसके भी कई निकाल ले, पर जो मेरे से मतलब निकला वो ये निकला है कि आपका एक एटम है, उसमें लेटर से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, और उसमें से आपने एक निकाल दिया। जब आपने एक निकाल दिया तो वो दूसरा निकालोगे तो उसका अगला निकालोगे तो वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बनी, थर्ड निकालोगे तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बनी, और इस तरह करके जब सारे निकल गए, जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन हट गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हट गए, तो पीछे क्या बचा, नोबल गैस बची। एंड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज मार्क्ड बाय अ बिग जंप इन, ये बात बिल्कुल सही है, उस एंगल से तो सही है कि आप सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो पीछे नोबल गैस ही बचेगी, तो वो जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट ही बचेगा। तो इसका मतलब ये बात भी उस एंगल पे सही है, हालांकि इसका एग्जैक्ट मीनिंग वो क्या कहना चाह रहे हैं अब ये इसका हमें इसमें नहीं जा पाएंगे, तो हम इसको मोटे तौर पे देख लेते हैं कि वो नोबल गैस की ही घूम फिर के बात कर रहा है।
चलिए अब चलते हैं लास्ट वाली इज एक्सपेक्टेड गो ऑन द फेस ऑफ इट ही गलत होने वाली है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर एन का मतलब हो गया कि ये आपका एक एटम है, उसमें से n इक्वल टू 2 प्रिंसिपल और n इज इक्वल टू 3 की बात हम डिस्कस कर लेते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑर्बिटल्स बियरिंग लोअर n वैल्यू इज़ ईजियर देन फ्रॉम ऑर्बिटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ n। भाई वो कह रहा है कि यहाँ से निकालना इलेक्ट्रॉन आसान है, यहाँ से मुश्किल है। अब ये तो बात टोटली गलत है, हजम नहीं होगी, क्योंकि जो बाहर वाली शेल होती है पहले तो वो शेल न्यूक्लियस से बहुत दूर चली जाती है, स्क्रीनिंग शील्डिंग ये सब कुछ आ जाता है, और एटम का साइज़ भी बड़ा है। तो ये एक ही एटम की बात हो रही है, फिर तो मुद्दा ही ख़त्म हो गया, उसके अंदर कहाँ निकालोगे, वो तो निकालना वैसे इम्पॉसिबल है। इनफैक्ट मैंने तो सुना भी नहीं है कि कभी ऐसा हुआ हो कि भाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी बाहर वाला छोड़ के अंदर वाला को इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहा है। आई एम श्योर कि वो निकलेगा भी नहीं, निकलेगा तो पहले लूजली हेल्ड ही निकलेगा जब आप बाहर से एनर्जी दोगे। तो इस केस में प्रोबेबली वो दो डिफरेंट एटम्स की ही बात कर रहा है। एक एटम जिसका n इज इक्वल टू 2 वैलेंस है, दूसरे का n इज इक्वल टू 3 वैलेंस है। तो ऑब्वियसली जिसका वैलेंस शेल दूर है, बड़ा है, वो ईजियर ही निकलने वाला है। यानी कि आप बेसिकली टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो वैलेंस शेल बढ़ रहे हैं ना, तो टॉप टू बॉटम जाते हो, जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, लेकिन वो यहाँ उल्टा बता रहे हैं कि वो बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये वाली आपकी टोटली फॉल्स है। इसका डिस्कशन तो मैंने कर लिया है, लेकिन इसका लिखने का ढंग जो है, जो शॉर्ट तरीका है, वो मेरे ब्लॉग पेज पे चले जाना। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने वो ब्लॉग पेज का लिंक डाल रखा है, तो वहाँ से आप उसको अपने नोट्स वगैरह वहाँ से बना लेना। थैंक यू।